नमस्कार मित्रों, ब्रह्म एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अपने चौथे लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हमारा प्रयास है कि हमारा जो ये उद्देश्य है कि हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से उन भाई बंधुओं, उन भाई बहनों और उन सभी दोस्तों के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जीएस की समस्या सबके लिए एक गंभीर समस्या रहती है। जीएस की तैयारी करने के लिए और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सकते हैं, बड़ी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है या फिर उनके पास जो है इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो बड़ी संस्थाओं में जाकर कोचिंग कर सके। जिसके उद्देश्य के लिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अपना ये ब्रह्म एकेडमी चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम उन सभी विद्यार्थियों को जो घर पे बैठे हुए हैं, अपने खेत खलिहान कहीं भी रहें, इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम उम्मीद करते हैं। हमारा प्रयास है और आपकी मेहनत जब दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मित्रों, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि वह कौन सी सभ्यता है जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़े क्षेत्रों में जिसका विस्तार पाया गया है, सबसे विस्तृत क्षेत्रों में जो फैला हुआ था, तो वो सबसे प्राचीन और विस्तृत और सबसे बड़ी सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था, विस्तार में सबसे पूर्वी सीमा उसकी कौन सी रही, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा रहा, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा रहा, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, इसके बारे में विचार करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। क्योंकि कोई भी सभ्यता है जब इतने व्यापक क्षेत्रों में फैली हुई है या इतने व्यापक विस्तार में फैली हुई है, तो प्रश्न बनना लाजमी है कि इसका पूर्वी छोर कौन सा है, कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे पूर्व में स्थित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे पश्चिम में स्थित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे उत्तर में है और कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो आज हमारा लेक्चर की शुरुआत यहीं से होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थल कौन से हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं, किस स्थान पे हैं, किस जगह पर सिचुएटेड है। इनसे प्रश्न आता है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, किस नदी के किनारे है, सबसे अन्य उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी स्थल कौन से हैं, किस स्थान और किस नदी के किनारे हैं। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं और इन प्रश्नों को पढ़ना काफी जरूरी है। इसलिए हम यहीं से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक ही है वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि जो शुरुआती स्थल थे, शुरुआती खुदाई के दौरान जो हमें स्थिति प्राप्त हुई थी, स्थल जो प्राप्त हुए थे, वो सभी सिंधु नदी घाटी के आसपास ही थे। जब सिंधु नदी घाटी के आसपास स्थलों का मिलना प्रारंभ हुआ तो जो इतिहासविद थे, जो खोजकर्ता थे, उन्होंने माना कि ये जो सभ्यता है ये केवल सिंधु नदी के किनारे तक ही सीमित है, सिंधु नदी घाटी के तक ही सीमित है। इसीलिए उन्होंने इसका नामकरण सिंधु नदी घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब इसका व्यापक पैमाने पर खुदाई प्रारंभ हुई, स्वतंत्रता से पहले भारत की 40-50 या 50-55 स्थलों की खोज हुई थी, खुदाई हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज वर्तमान स्थिति तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो इससे ये पता चला कि नहीं, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सिंधु नदी घाटी से भी बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है। वर्तमान समय में इसके जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें मित्रों, तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। उसके बाद 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मतलब इतने व्यापक पैमाने में आज से 5000 साल पहले एक नगरीय सभ्यता रहती थी। ये अपने आप में काफी आश्चर्य का विषय है, और वो भी ऐसे रहती थी जैसे आज हम वर्तमान समय में रहते हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से हम अपना रहन सहन, खान पीन
उठने बैठने और हमारे भौतिक संसाधनों सुविधाओं का जो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं, उसी तरीके का उपभोग जो है आज से 5000 साल पहले जब लोग आदिमानव जीवन जिया करते थे, इस तरीके की सुख सुविधाओं को इस्तेमाल करते थे, सुख सुविधाओं को अपने जीवन में लाते थे। ये एक आज भी शोध का विषय है और आज भी आश्चर्य का विषय है। उस पर हम न जाते हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ भी हमको पता चलता है या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ भी पता चलता है, वो सब पुरातात्विक खुदाई से मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता ऐसी थी, क्योंकि वहां से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए वहां से जो भी चीजें हमको एविडेंस के रूप में मिलती है खुदाई के दौरान, जैसे वहां से बर्तन, मिट्टी, उनके खिलौने, ये सारी चीजें जो मिलती है, उनके घरों के आकार और उनके नालियों की व्यवस्था, इस सब के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता ऐसी रही होगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि लिखित प्रमाण नहीं है इसका, लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी हम अनुमान लगाते हैं वहां से प्राप्त उपकरणों के माध्यम से ही हम अनुमान लगाते हैं। चलिए हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत है, भारत का जो निचला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, उसका फिगर बना हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाता है कहां पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। मित्रों इस चीज को याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। यह स्थल मेरठ के हिंडन, मेरठ जो यूपी में स्थान है, मेरठ जिला है यूपी का, इस यूपी के मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आप नदी को जरूर याद रखिए और स्थान को जरूर याद रखिए कि यह स्थान कहां पर है, किस स्थान पर है और किस नदी के किनारे है। यहां से तीन प्रश्न बनते हैं कि आलमगीरपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। आपसे पूछेगा आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस जिले में स्थित है, कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो इसका पूरा विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक जो खोजा गया है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे है। याद रखिएगा, हिंडन नदी के किनारे है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है, जो सबसे पश्चिमी स्थल जो खोजा गया है अभी तक, वो सुतकागेनडोर है। क्या है, सुतकागेनडोर। सुतकागेनडोर आपके बलूचिस्तान में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान वहां पर है। और किस नदी के किनारे है, तो जब नदी की बात करते हैं तो यह दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। इसको याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे है। यहां से भी उसी तरीके से प्रश्न बनेंगे जैसे यहां से बने हैं। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। मांडा एक स्थान है जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में स्थित है मांडा, और यह चिनाब नदी के किनारे है। कहां है, चिनाब नदी के किनारे। अक्सर इसको याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पाया गया उत्तरी स्थल मांडा है। मांडा कहां है, मांडा कश्मीर में है और कश्मीर में किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी स्थलों से। दक्षिणी स्थल की अगर हम बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है अभी तक का खोजा गया, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहां है, गोदावरी नदी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस स्थान पे है, महाराष्ट्र में है, और किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। ये प्रश्न यहां से इस तरीके से बनते हैं। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
सर्वाधिक कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है लोथल। लोथल एक इतना महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो लोथल के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है या कहाँ पे स्थित है और कौन कौन से एविडेंस यहाँ से मिले हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और इसको अपने अंदर समाहित भी करिए, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है। लोथल की हम बात करें तो लोथल भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस चीज को याद रखिए, यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं। भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में स्थित है गुजरात के लोथल। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा मित्रों, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी है और ये खंभात की खाड़ी के सिरे पर है। खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है लोथल। और लोथल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। खोजा गया अभी तक का सबसे प्राचीन बंदरगाह अगर कोई है तो वो लोथल है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि खोजा गया सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है। प्राचीन बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब व्यापारिक स्थल, जहां से जहाजें आती हैं दूसरे जगहों से। व्यापारिक स्थल होता है समुद्र के रास्ते और व्यापार होता है एक देश से दूसरे देशों के बीच। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय दो और सभ्यताएं थी जिसे हम मेसोपोटामिया या फिर एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी जिसे हम नील नदी की सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता हम इसलिए कहते हैं कि यह नील नदी के किनारे स्थित था। नील नदी के किनारे स्थित होने के कारण उसे नील नदी की सभ्यता कहते हैं। हम जानते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। उसी नील नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित थी जिसे हम नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरी जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में, जिसे मेसोपोटामिया, उसे क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में है। इराक में थी। कहां थी? इराक में दजला फरात नामक नदी के किनारे। याद रखिएगा, दजला फरात नामक नदी के किनारे यह सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पर है? आपसे प्रश्न कभी पूछ दे तो इराक में है। नील नदी की सभ्यता कहां पर है? मिस्र में है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? तो नदी की बात करेंगे तो दजला फरात। कौन सी नदी थी? दजला फरात नामक नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों जगहों से होता था। तो इस तरीके से ये लोथल जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थलों के रूप में, ज्ञात स्थलों के रूप में जाना जाता है। आपसे कभी पूछे कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो एक बंदरगाह नगर है, तो बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल है। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक बार नहीं हजारों बार ये पूछा गया है। बार बार ये ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये हमेशा याद होने चाहिए। बंदरगाह को गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का मतलब ये हुआ कि जहां पर आकर जहाजें रुकती हैं और जहां साफ सफाई का काम होता है उसे ही हम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहते हैं। जब लोथल की खुदाई हो रही थी तो वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब मिला। तालाब में एक नहर के माध्यम से भोगवा नदी से वहां पर पानी लाया जाता था। तो ये उसे जो इतिहासविद थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यह एक गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड था जहां पे जहाजों के रुकने का स्थान बनाया गया था। तो इस तरीके से लोथल एक प्राचीन बंदरगाह है, बंदरगाह स्थल है और यहाँ पर गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। इसके बाद हमने बताया था कि मनके का कारखाना दो जगहों से मिला हुआ है। एक चंदड़ू जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है
और दूसरा लोथल है भारत में, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इस लोथल से भी मनके के कारखाने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इस चीज को याद रखिएगा। मनके का मतलब होता है गुड़िया, गुड़िया बनाने का कारखाना, छोटी छोटी गुड़ियाओं से जो माला बनाई जाती है। प्रश्न ये आता है कि ये जो गुड़िया बनाई जाती थी किसकी बनाई जाती थी? तो तांबे की, कांसे की, सेलखड़ी का पत्थर, जो मुलायम पत्थर होता था सेलखड़ी, उससे भी ये बनाया जाता था मन का। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मन का किस चीज का बनाया जाता था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब आप कहेंगे कि सेलखड़ी पत्थर का बनाया जाता था। सेलखड़ी पत्थर का प्रयोग गुड़िया बनाने के रूप में मनके को बनाने के रूप में किया जाता था। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रयोग मनका बनाने के लिए किस, या गुड़िया बनाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता था, तो सेलखड़ी पत्थर का, मुलायम पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसको याद रखिएगा मित्रों। इसके बाद वेदिकाओं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। वेदिकाएं और अग्निकुंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यज्ञ और ये सब कार्य भी होते रहे होंगे, जैसा कि आजकल भी यज्ञ और ये सब चीजें पूजा पाठ होती रहती हैं। तो इस तरीके से लोथल में भी यज्ञ और पूजा पाठ के साक्ष्य मिले हुए हैं। फारस की मुहरें यहां से मिली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मुहरें हमको बताती हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया से लोथल का व्यापार होता था, यहाँ के लोगों का व्यापार कार्य होता था। इसी मुहरों के साक्ष्य पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक बंदरगाह नगर था। तो यही से वो साक्ष्य मिले हैं, यही सिद्ध करते हैं कि लोथल एक बंदरगाह नगर था और इसका व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि यहाँ पर फारस की मुहरें पाई गई हैं। दूसरी चीज, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चावल या धान के प्रमाण मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां से चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल लोथल है जहां से चावल या धान के प्रमाण मिले हैं, अर्थात यहाँ चावल या धान की खेती की जाती थी। यहाँ पर बाजरे का भी प्रमाण मिला है, बाजरे का भी प्रमाण मिला, अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर चावल और धान के साथ साथ बाजरे की भी खेती यहाँ पर होती रही होगी। दो चीजें हैं, एक होता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और एक होता है नवपाषाण कालीन स्थल। तो नवपाषाण कालीन स्थल जो है कोल्डिहवा, नवपाषाण कालीन स्थल की अगर हम बात करें तो कोल्डिहवा है कौशाम्बी में, जहां पर चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो लोथल है जहां से चावल के प्रमाण। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करेगा कि कौन सा है जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं, तो लोथल हो जाएगा। और जब पूछेगा कि वह नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो वो कौशाम्बी इलाहाबाद के पास स्थित है, वहां पर पाया गया स्थल कोल्डिहवा है। तो इस तरीके से प्रश्नों में अंतर होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सा नवपाषाणी का स्थल है और कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके बाद लोथल से एक और विचित्र चीज मिली हुई है, यहां से मिली है युगल समाधियां। युगल समाधियां, 3 ऐसे कब्र मिले हैं जहां पर 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो इस तरीके का साक्ष्य अगर कहीं पर मिला हुआ है तो वो केवल और केवल लोथल में मिला है। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां मतलब 3 ऐसे कब्र हैं जहां पर 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, अर्थात एक ही कब्र में 2 लोग दफनाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सती प्रथा जैसा कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ नहीं है। वहां ये था एक व्यक्ति का अगर देहांत हो गया तो उसको उस कब्र में दफना दिया गया, अगर बाद में जाकर दूसरे व्यक्ति का देहांत होता है तो उसको भी उसी के कब्र के बगल में दफना दिया गया। तो युगल समाधियों का प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो वो लोथल में मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूछ देगा कि लोथल में कितनी युगल समाधियां मिली है, तो 3 युगल समाधियां मिली है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे लोथल के, डॉक्टर एस.आर. राव थे। कौन थे? डॉक्टर एस.आर. राव लोथल के खोजकर्ता थे। इसके बाद आप लोथल को आप सुनेंगे कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो स्थल भी कहा जाता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का मतलब इसलिए इसे कहा जाता है कि
लोथल का जो भवन निर्माण था, जो नालियों की व्यवस्था थी, जो वहां की नगर नियोजन था, उन सब का इस तरीके से जो है बनाया गया था कि जिस तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विकसित नगर थे, बिल्कुल उसी तरीके की विकसित नगर प्रणाली आपके लोथल में भी हमें देखने को मिलती है। पूरी उसी तरीके से विकसित थी, साफ सफाई सारी चीजें उसी तरीके की थी। इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल से एक चीज और महत्वपूर्ण चीज मिली है, यहां से आटा पीसने की चक्की का प्रमाण मिला है। दो जिससे आटा की चक्की पीसी जाती है, आप देखते होंगे वर्तमान समय में उसी तरीके की चक्की लोथल से मिली हुई है। तो ये पूछ सकता है कि वो कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से आटा पीसने की चक्की का प्रमाण मिला है। तो वो स्थल आपका लोथल है। यहीं से शतरंज बोर्ड के प्रमाण मिले हैं। मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते थे, जैसे पासे का प्रयोग करते थे। पासा आपका छोटा इक्का गाड़ी खिलौने के रूप में जो है प्रयोग करते थे। उसी तरीके से शतरंज बोर्ड के भी प्रमाण जो है आपके लोथल से मिला हुआ है। कहां से मिला है? लोथल से मिला हुआ है। मनोरंजन के रूप में वो अक्सर प्रयोग करते थे शतरंज बोर्ड का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शतरंज बोर्ड लोथल से मिला हुआ है। आपसे कभी भी पूछे कि शतरंज बोर्ड कहां से मिला है, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वो लोथल से मिला हुआ है। तो इस तरीके से लोथल की ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है, एविडेंस है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिसको मैंने बताया। अगला जो हमारा लेक्चर है, अब हम इसके साथ साथ राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के बारे में आपको लेक्चर देंगे। इतिहास के साथ साथ संविधान भी चलता रहे, एक एक करके सारे सब्जेक्टों का आपको लेक्चर यहाँ से प्राप्त होंगे। और मेरा यह मानना है कि अगर आप लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर को पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे मेरे प्रयासों के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए आज का लेक्चर यही तक। नेक्स्ट लेक्चर एक दिन बाद फिर से हम एक दिन के अंतराल पर अपना लेक्चर देते हैं, तो एक दिन के अंतराल के बाद फिर से आपको लेक्चर प्रोवाइड होंगे। और इतिहास के साथ साथ हम राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान का लेक्चर भी देखते चलेंगे। नमस्कार।